इस दुनिया में अभी तक 9 ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एक ऐसी ताकत है जो बड़े बड़े शहरों को कुछ ही मिनट्स में तबाह कर सकती है, जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब इंसान की बनाई हुई सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक चीज़ है। किसने पहले ये एटम बॉम्ब बनाया, किसने चोरी किया और किसने मुश्किल हालात के बावजूद भी खुद इसको डेवलप किया। आज हम समझेंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब की ये रेस आखिर शुरू कैसे हुई और कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया तक जा पहुंची। बात है 1938 की। जर्मनी के साइंटिस्ट ने एक हैरान कर देने वाली चीज़ दरियाफ्त की कि अगर यूरेनियम के एटम को तोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये दरियाफ्त साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी थी, क्योंकि उस वक्त जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की हुकूमत थी। अगर ये टेक्नोलॉजी हिटलर के हाथ लग जाती तो दुनिया का क्या होता, ये सोचकर ही डर लगता है। इसी डर ने एक साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को एक्शन लेने पर मजबूर किया। आइंस्टाइन जर्मनी छोड़कर अमेरिका आ चुके थे। उन्होंने सिचुएशन को समझा और सीधे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने एक वार्निंग दी कि अगर जर्मनी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है तो अमेरिका को भी इस पर फौरन काम शुरू कर देना चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे कि यही वो लेटर था जो हिस्ट्री का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद अमेरिका ने खुफिया तौर पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसको नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका, यूके और कनाडा के बेस्ट साइंटिस्ट एक साथ लाए गए, सीक्रेट लैब्स बनाई गईं और अरबों डॉलर्स इस प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए। सब कुछ इतना सीक्रेट था कि आम लोगों को इसका कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद 1945 को न्यू मैक्सिको के सहरा में दुनिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया जिसका नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि साइंटिस्ट खुद हैरान हो गए थे। कुछ ने बाद में कहा कि उन्हें लगा जैसे इंसान ने कुछ ऐसा बना लिया है जो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर बम गिरा दिए। कुछ ही वक्त में वहाँ के लाखों लोग मर गए, शहर मिट्टी में मिल गए और दुनिया ने पहली बार उस वक्त न्यूक्लियर वेपन की असली ताकत को देखा था। इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई और यहाँ से अमेरिका बन गया दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर। अमेरिका को लग रहा था कि अब ये ताकत हमेशा सिर्फ उनके पास ही रहेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ तैयारी पहले से ही चल रही थी। जोसेफ स्टालिन, जो सोवियत यूनियन का उस वक्त का लीडर था, उसने एक पावरफुल स्ट्रेटजी यूज़ की। जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट प्रॉपरली शुरू भी नहीं हुआ था, तभी सोवियत यूनियन ने अपने जासूस उस प्रोजेक्ट के अंदर घुसा दिए थे। ये लोग साइंटिस्ट बनकर वहाँ काम करते थे, लेकिन असल में हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपकर सोवियत यूनियन भेज रहे थे। इनमें से एक सबसे फेमस नाम था क्लाउस फ्यूकस, एक जर्मन साइंटिस्ट जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसने न्यूक्लियर बॉम्ब की ऑलमोस्ट पूरी टेक्निकल डिटेल्स सोवियत यूनियन को दे दी थी। लेकिन सोवियत यूनियन सिर्फ चोरी पर डिपेंड नहीं कर रहा था। उन्होंने वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मन साइंटिस्ट को अपनी तरफ किया, खुद भी रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत काम किया। यानी कि उन्होंने चोरी की हुई इंफॉर्मेशन को कॉपी भी किया और खुद भी मेहनत कर रहे थे ताकि रिजल्ट्स जल्दी मिलें। और फिर 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। सिर्फ 4 साल में अमेरिका की मोनोपोली ख़त्म हो गई। अब दुनिया में 2 न्यूक्लियर पावर्स थे, एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत यूनियन। और यहीं से शुरू हुई एक नई टेंशन, कोल्ड वार। बरतानिया वो वाहिद मुल्क था जिसने अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सबसे पहले मदद की थी। ब्रिटिश साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे थे। बरतानिया वो वाहिद मुल्क था जिसने अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सबसे पहले मदद की थी। ब्रिटिश साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे थे, उनके साथ ब्रिटिश रिसर्च शेयर की गई थी। लेकिन जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ और बॉम्ब बन गया तो अमेरिका ने मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा हम ये टेक्नोलॉजी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब बरतानिया के लिए अमेरिका की तरफ से दिया हुआ ये एक बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। बरतानिया खुद को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए काम करने लगा। उन्होंने अपने साइंटिस्ट लिए और अपना प्रोग्राम शुरू किया और 1952 में ऑस्ट्रेलिया के पास एक दूर समंदर में बरतानिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। अब न्यूक्लियर क्लब में 3 मेंबर हो गए थे। इसके बाद बारी आई फ्रांस की। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा अपनी आज़ादी और इज़्ज़त के बारे में सीरियस रहा है। वर्ल्ड वार 2 में फ्रांस को जर्मनी ने तबाह कर दिया था। बाद में अमेरिका ने उन्हें बचाया, लेकिन फ्रांस को ये बात पसंद नहीं थी कि वो हमेशा दूसरों के भरोसे पर रहे। फ्रेंच लीडर चार्ल्स डी गॉल का सोचना था
कि फ्रांस को अब खुद इतना ताकतवर होना चाहिए कि कोई उसे दबाने की कोशिश ना करे, और फिर न्यूक्लियर बॉम्ब इसी सोच का हिस्सा था। अमेरिका ने कहा मत बनाओ, फ्रांस ने कहा यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। इसके बाद 1960 में फ्रांस के अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में, जो उस वक्त फ्रेंच कॉलोनी था, अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और यहाँ पर फ्रांस बन गया दुनिया का चौथा न्यूक्लियर पावर। इसके बाद चाइना भी पीछे नहीं रहा। चाइना की कहानी बाकी मुल्कों से थोड़ी अलग है। शुरू में सोवियत यूनियन और चाइना दोस्त थे। सोवियत यूनियन ने चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की, अपने साइंटिस्ट भेजे और अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की। फिर दोनों के दरमियान आइडियोलॉजी और लीडरशिप पर झगड़ा हुआ। इसके बाद सोवियत यूनियन ने अपने सारे साइंटिस्ट वापस बुला लिए। चाइना का प्रोग्राम वहीं रुक गया, लेकिन चाइना ने हार नहीं मानी। माओ जेडोंग, जो कि चाइना का लीडर था, उन्होंने कहा अगर दुनिया हमसे रिस्पेक्ट चाहती है तो हमें खुद ये ताकत हासिल करनी होगी। चाइनीज़ साइंटिस्ट ने दिन रात काम किया, रिसोर्सेज कम थे, टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन उनके इरादे बहुत मजबूत थे। 1964 में चाइना ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया और फिर सिर्फ 2.5 साल के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब भी टेस्ट कर लिया। ये हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। इससे चाइना बन गया 5वां न्यूक्लियर पावर। अब आता है इजराइल। इजराइल ने आज तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, ना हाँ ना, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 1967 तक इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। आपका सवाल होगा कि ये हुआ कैसे? ये हुआ फ्रांस की मदद से। फ्रांस ने इजराइल को डिमोना फैसिलिटी बनाने में हेल्प की। जो दिखाया तो एक रिसर्च सेंटर गया था, लेकिन असल में था कुछ और। दुनिया को इस राज का पता 1986 में चला, एक टेक्नीशियन की वजह से, जिसका नाम था मॉर्डिचाई वनोनो। उसने एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर को सारी डिटेल्स दे दी, वहाँ के फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। इजराइल की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ने वनोनो को रोम में ढूंढ निकाला। वनोनो को एक खातून एजेंट ने फंसाया था और वनोनो को किडनैप करके इजराइल लाया गया। इजराइल ने उसे 18 साल जेल में रखा और इजराइल का राज आज भी एक राज है। अब बारी आती है इंडिया की। इंडिया की न्यूक्लियर स्टोरी शुरू होती है एक शिकस्त से। 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान बॉर्डर पर लड़ाई हुई, जिसमें इंडिया बुरी तरह से हारा था। ये हारना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। फिर 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। इंडिया के लीडर्स ने भी सोचा अगर चाइना के पास ये ताकत है तो हम पीछे क्यों हैं। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ किया और 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम रखा स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया ने कहा हमने ये वेपन पीस के लिए बनाया है ताकि मुल्क में अमन कायम रहे। फिर 1998 में इंडिया ने ऑफिशियली 5 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए। इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, यानी इंडिया पहले कभी भी किसी मुल्क पर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक नहीं करेगा। जब कोई दूसरा मुल्क इन पर हमला करेगा तब भी ये जवाब में अटैक कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है साउथ अफ्रीका की। ये दुनिया की सबसे अनोखी न्यूक्लियर स्टोरी है। साउथ अफ्रीका में 1948 से अपार्टहाइड चल रहा था, मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लैक लोगों को उनके ही मुल्क में दूसरे दर्जे का इंसान समझा जाता था। साउथ अफ्रीका अकेला पड़ रहा था। इस अकेलेपन में साउथ अफ्रीका ने सोचा कि अगर हमारी सिक्योरिटी ख़त्म हो गई तो उन्होंने खुफिया तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। 1980 तक साउथ अफ्रीका के पास 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। फिर अपार्टहाइड ख़त्म होने लगी। नेल्सन मंडेला और ब्लैक मेजॉरिटी को हुकूमत मिलने वाली थी। पुरानी वाइट गवर्नमेंट ने सोचा ये बॉम्ब्स नए लोगों के हाथ नहीं आने चाहिए, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। ये दुनिया का अकेला मुल्क है जिसने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और फिर खुद ही ख़त्म भी कर दिए। इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरी 1971 की उस रात शुरू होती है जब ढाका को गिराया गया था, जब ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया गया था। तब पाकिस्तान बुरी तरह से टूटा था और तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया और इस प्रोग्राम के हीरो बने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। के खान नेदरलैंड्स में एक न्यूक्लियर लैब में काम करते थे। उन्होंने वहां से सेंट्रीफ्यूज के ब्लूप्रिंट्स और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ज़रूरी मशीन्स की ड्राइंग्स हासिल किए और इसे पाकिस्तान ले आए। पाकिस्तान ने चुपचाप एटम बॉम्ब पर काम शुरू किया ताकि दुनिया को खबर ना लगे और अमेरिका को पता ना चले, क्योंकि अमेरिका उस वक्त अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़
सोवियत यूनियन से लड़ाई में पाकिस्तान का दोस्त भी था। जब 1998 में इंडिया ने टेस्ट किए थे तो पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंज बन गया था। फिर पाकिस्तान ने भी खूब जवाब दिया। पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिससे पाकिस्तान बन गया था पहला इस्लामिक न्यूक्लियर पावर। और फिर आखिर में आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया से बिल्कुल अलग चल रहा है। वहाँ की आवाम भूखी है, इकॉनमी तबाह हुई पड़ी है, लेकिन लीडरशिप का एक ही ऑब्सेशन है, न्यूक्लियर पावर बनाना। नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेशनल प्रेशर को नज़रअंदाज किया, सैंक्शंस को झेला और फिर 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। आज उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं और ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो अमेरिका को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। आज दुनिया में 9 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। ये सब अलग अलग रास्तों से यहाँ पर पहुँचे। किसने चोरी की, किसने मेहनत की, किसने दोस्तों से सीखा, लेकिन ये ताकत जितनी बड़ी है उतनी ही ख़तरनाक भी है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ एक शहर नहीं मारता, वो पूरी नस्लें ख़त्म कर देता है, ज़मीन को जहरीला कर देता है और हवा को तबाह कर देता है। इसीलिए दुनिया के तमाम लीडर्स की और हमारी जिम्मेदारी है कि ये बॉम्ब्स कभी यूज़ ना हों, क्योंकि अगर ये यूज़ हुए तो शायद जीतने वाला कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस तरह की और भी कई वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। उन्हें देखने के लिए यहाँ लिंक पर क्लिक करें। खुदा हाफिज़।